नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य काल के प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे स्रोतों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मौर्य काल के समय से हमें बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होने लगते हैं। इस युग के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमारे पास इसके पहले के कालों की अपेक्षा अधिक स्रोत हैं। अशोक के समय के धार्मिक साहित्य, उसके समय के सिक्के इत्यादि जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छे साक्ष्य का काम करते हैं। साथ ही साथ उसके शिलालेख हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमारे पास है। बहुत सारे जो 14 बड़े शिलालेख हैं, जैसे कालसी, मानसेहरा, शाहबाज गढ़ी, गिरनार, सोपारा, यर्रागुडी, धौली और जौगढ़ इत्यादि में पाए जाते हैं ये। और छोटे शिलालेख जो हैं वो वैराट, रूपनाथ, सहसराम, ब्रह्मगिरी, गवी मठ, जटिंग रामेश्वर, मस्की, पालकी गुंडू और मंडगिरी, यर्रागुडी, गुजरा, अहरौरा इत्यादि ऐसे जगह हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा 7 स्तूप लेख हैं जो कि इलाहाबाद, दिल्ली, तोपरा, दिल्ली, मेरठ और स्तंभ लेख की लौरिया अडराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा में पाए जाते हैं। उसके अलावा बराबर की गुफाओं में अभिलेख हैं। रुम्मिनदेई, निगली सागर, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, बैराट इत्यादि में अभिलेख पाए गए हैं। एक छोटा सा शिलालेख यूनानी एरमेइक लिपि में भी मिला है, कंधार में हाल के वर्षों में मिला है। तो इन अभिलेखों में हम ये देखते हैं कि ये अभिलेख जो है ये महत्वपूर्ण नगरों के निकट हैं और बहुत सारे व्यापारिक मार्गों पे स्थित हैं ये अभिलेख, और धार्मिक महत्व के स्थानों पे अभिलेख लिखाए गए। कहने का मतलब यह है कि जहां अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होते थे तो वहां पे ये अभिलेख मिलते हैं। इसके अलावा आगे चल करके मौर्य काल के बाद में भी हम देखते हैं कि जो चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग है उसने अपने संस्मरणों में राजगृह, श्रावस्ती और दूसरे स्थानों के स्तंभों का उल्लेख किया है। तो इस तरह से मित्रों हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्रोतों की कमी नहीं है। पुराणों में मौर्य राजाओं की सूची मिलती है और साहित्यिक स्रोतों में यूनानी ग्रंथ हैं बहुत सारे, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवरण मेगास्थनीज का है, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। दुर्भाग्यवश मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं है, किंतु उसके कुछ उद्धरण दूसरे ग्रंथों में मिलते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन धार्मिक स्रोतों में बहुत सारे जो बौद्ध ग्रंथ वगैरह हैं, पुराणों के अलावा जैन ग्रंथ हैं जैसे दिव्यावदान वगैरह, तो ये सब हमारे काम आते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा हमने स्रोतों की इसलिए की क्योंकि इनमें जो चीज़ें हमें मिली हैं उन्हीं के आधार पे मौर्य प्रशासन के बारे में हम बातचीत करेंगे। खुदाई में बहुत सारी हमें खुदाइयों में मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और कलात्मक वस्तुएं मिली हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों से भी इस काल के प्रशासन पे काफ़ी प्रकाश पड़ता है। तो आइए हम मौर्य प्रशासन की चर्चा इन स्रोतों के आधार पर प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मौर्य साम्राज्य भारत का विशालतम साम्राज्य था। इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो कभी इसके पहले नहीं था। मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि एकदम उत्तर में कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक जो है इनका जो राज्य था वो फैला हुआ था, और साथ ही साथ पूरब से पश्चिम में भी जो है एकदम अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक पूरा इनका राज्य फैला हुआ था। तो मौर्य राज्य की स्थापना के उपरांत भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना हुई
और तो ये इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इनका लक्ष्य क्या था। जो प्रशासन था मौर्य प्रशासन, तो मौर्य प्रशासन का लक्ष्य ये था कि प्रजा सुखे सुखम राजा, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रिय हितम राज्ञः, प्रजानाम तो प्रियम हितम। कौटिल्य अर्थशास्त्र का श्लोक है। इसका अर्थ है कि अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई, और राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, अपितु जो प्रजा को अच्छा लगे वह राजा के लिए कल्याणकारी है। तो इसका अर्थ आप यही समझें कि मौर्य शासक जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में विश्वास रखते थे और इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। एक दूसरा श्लोक भी देखें, तस्मान नित्योत्थितो राजा कुर्याद अर्थानुशासनम, अर्थस्य मूलम उत्थान अर्थस्य विपर्ययः। अर्थात राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन परिश्रम पूर्वक अर्थ का उपार्जन करते हुए प्रशासकीय प्रक्रियाओं को पूरा करे। उद्यमशीलता से संपन्नता आती है और उद्यमहीनता से विपन्नता आती है। तो ये कौटिल्य का मत है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि मौर्य प्रशासन जो था उसका मूलभूत उद्देश्य क्या था, वो किस बात को अपना आधार बना करके उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। तो इन दो श्लोकों से वो प्रकट हो जाता है। तो मौर्य काल में पहली बार भारत में बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत राज्य की स्थापना हुई, ऐसा डॉक्टर रोमिला थापर का मानना है। उनकी पुस्तक है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसी तरह से प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने इस युग पे एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, द एज ऑफ नंदाज एंड मौर्य, जिसमें वो कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य कबीलाई गणतंत्रों पर राजतंत्र की विजय का प्रतीक है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आखिर मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो जिन्हें आप उंगलियों पे गिना सकते हैं। तो उनकी प्रमुख विशेषताएं थी, पहली बात जो हमने चर्चा की उन दो श्लोकों में, लोक कल्याणकारी राज्य। उसके अलावा सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, अत्यंत विकसित नौकरशाही या अधिकारी तंत्र। आप देखेंगे अभी ढेर सारे अधिकारी जो थे वो राज्य व्यवस्था को चलाने में राजा की सहायता करते थे। और तो एक ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं नौकरशाही, उसका डेवलपमेंट या उसका विकास मौर्यों के समय में हुआ, जो कि बहुत एफिशिएंट थी, बहुत ही कार्यकुशल थी और उनको बहुत अच्छी तरह से जांच परख के चुना जाता था। न्याय प्रणाली कठोर थी जिससे कि कोई अपराध करने की हिम्मत न करे। इसी तरह से नगर प्रशासन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। 6 समितियों का गठन किया गया था उसके लिए, जो नगर से संबंधित विभिन्न कार्यों को देखते थे। कुशल और सुसंगठित गुप्तचर प्रणाली भी मौर्य काल के शासन की विशेषता थी, जिससे कि जो राजा होता था उसे हर बात की खबर होती थी। इनके बारे में कहा गया है कि गुप्तचर जो होते थे वो राजा के आंख और कान होते थे। व्यवस्थित राज्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, राजस्व के बिना यानी अर्थ के बिना राज्य की गाड़ी नहीं चल सकती, तो इसलिए राजस्व प्रशासन पर भी बहुत ध्यान दिया गया था। विशाल और शक्तिशाली सैन्य संगठन, राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, राज्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए, स्थायित्व बनाए रखने के लिए और शत्रुओं से देश की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। प्रजा हितैषी शासन था और प्रचुर मात्रा में उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किए मौर्यों ने, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आइए हम शासन के विभिन्न अंगों के ऊपर बातचीत करते हैं। विभिन्न भारतीय और यूनानी स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मौर्य प्रशासन और उसके जो विभिन्न अधिकारी वर्ग थे या उसकी जो उसका जो विवरण है वो इस प्रकार से है, जैसे आप देखते हैं। सबसे पहले हम केंद्रीय शासन की बात करें। केंद्रीय शासन में राजा जो होता था वो अत्यधिक शक्तिशाली होता था, यानी आप ये कह लीजिए कि राजा ही सर्वे सर्वा था।
ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का मुखिया होता था, और जितनी भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां थी वो सब राजा में ही निहित होती थी। वही सबसे बड़ा सेनापति था, वही सबसे बड़ा कानून बनाने वाला था, वही सबसे बड़ा न्याय करता था। तो मौर्य काल में राजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। जो परंपरागत राज्य शास्त्र था उसके अनुसार ये कहा जाता था, जो पुराने हमारे धार्मिक ग्रंथों में राजा के बारे में बात की गई है, तो उसमें राजा को धर्म का रक्षक कहा गया है, धर्म का प्रतिपादक नहीं। लेकिन कौटिल्य ने इस दिशा में नए प्रतिमान प्रस्तुत किए। कौटिल्य में के अर्थशास्त्र का अगर हम अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि राजा की आज्ञा को बहुत अधिक महत्व दिया गया। राजाज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था, और राजा की आज्ञा जो है वो उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था। कौटिल्य का ये कहना है कि समय पाकर शास्त्र में दोष आ जाते हैं, अतः जो न्याय संगत बातें हो उन्हें ही मानना चाहिए। तो राजा, जैसा कि हमने कहा, सभी प्रकार के सत्ता का स्रोत था, उसका केंद्र बिंदु था, और वही न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सबका अध्यक्ष था। राजा के बारे में जैसे पहले श्लोक में ही आपने देखा कि राजा अपने मन से काम नहीं करता था, राजा वो काम करता था जो प्रजा को अच्छा लगे, इसलिए प्रजा की भलाई के लिए वो काम करता था और कभी भी उनका आवेदन प्रतिवेदन सुनने के लिए प्रस्तुत रहता था। अब जैसे आप देखिए, अशोक के एक शिलालेख में लिखा गया है कि मैं कभी भी, मैं खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, रनिवास में हूँ, कहीं पर भी हूँ, लेकिन अगर प्रजा से संबंधित कोई कार्य है तो तुरंत मुझे उसकी सूचना दी जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राजा प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन किस प्रकार से करते थे। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के लिए लिखा है कि प्रजा जो है वो उसके लिए हर समय वो उपलब्ध रहता था, यानी कि ही वॉज ऑलवेज एक्सेसिबल टू हिज सब्जेक्ट्स। अपने प्रजा के लिए वो हर समय उपलब्ध रहता था, प्रजा कभी भी उनका दर्शन कर सकती थी। यहाँ तक कि जब वो अपने शरीर की मालिश कराता था उस समय भी, अशोक के बारे में मैंने आपको बताया है कि उसने अपने छठे शिलालेख में ये कहा है कि मैं सर्वत्र जनता के कार्यों का संपादन करता हूँ। तो मित्रों, राजा के अधिकार और कर्तव्य आपके समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम मंत्रि परिषद की बात करें। मंत्रि परिषद और उसके कार्य क्या थे। तो केंद्रीय शासन के अनेक विभाग थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और तो इसमें बहुत सारे अधिकारी वर्ग थे। वो अधिकारी वर्ग जैसे प्रधानमंत्री और पुरोहित थे। तो प्रधानमंत्री जो है वो राजा के बाद दूसरे नंबर पे होता था, और पुरोहित राजा का मुख्य सलाहकार होता था, उसे बहुत मामलों में सलाह देता था, धार्मिक क्रियाएं संपन्न करता था। समाहर्ता जो था वो राजस्व मंत्री था, यानी जो राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी थी वो समाहर्ता की थी। सन्निधाता कोषाध्यक्ष का काम करता था, और सेनापति जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, ये सेना का मुखिया था। इसी तरह से युवराज होते थे। युवराज जो है वो जो राजकुमार होते थे उनको युवराज कहा जाता था। युवराज विशेष रूप से उसको कहा जाता था जो बड़ा लड़का होता था, जो आगे चल के राजा का उत्तराधिकारी बनता था, जो पहले से ही चला आ रहा था। तो राजा अपने जीवन काल में ही अपने युवराज की घोषणा प्रायः कर दिया करते थे कि हमारे बाद कौन शासक बनेगा। न्याय व्यवस्था की बातचीत करें तो दो तरह की न्याय प्रणाली थी जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो उसमें प्रतिष्ठा और व्यावहारिक। तो प्रमुख कंटक शोधन न्यायाधीश जो था उसे प्रतिष्ठा कहते थे, और धर्मस्थीय न्यायाधीश जो था उसके प्रमुख को व्यावहारिक कहते थे। नायक जो था वो प्रमुख सैन्य संचालक होता था। इसी तरह से कर्मांतिक था जो उद्योग विभाग का काम देखता था, उद्योग मंत्री था।
और एक इनके अलावा जो है मंत्रि परिषद का एक अध्यक्ष भी हुआ करता था, जिसे मंत्रि परिषदाध्यक्ष कहते थे, जो मंत्रि परिषद का अध्यक्ष था। इसी तरह से दंडपाल था, जो दंडपाल का काम था सेना के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने का काम करना, जो भी सेना की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता था। इसी तरह अंतपाल था। अंतपाल जो है वो सीमांत प्रदेशों की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाने वाला अधिकारी था। दुर्गपाल यानी जो अंतर्वर्ती दुर्ग थे या नगर थे, उनकी रक्षा करने की व्यवस्था जो है वो दुर्गपाल की होती थी। पौर भी होता था। आजकल भी आप देखते हैं महापौर, पौर शब्द प्रचलित हैं आधुनिक युग में भी। तो पौर जो है पुरों अथवा नगरों के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी कि पुरों अथवा नगरों के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रशासता राजाज्ञाओं को लिखने वाला, उनको लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। इसी तरह से अक्षपटलक था, जो सरकारी कागजात की देखभाल करने वाले विभाग का अधिकारी था। दौवारिक राजप्रसाद के का प्रधान अधिकारी था। इसी तरह से एक अधिकारी था अंतर्वेशिक। अंतर्वेशिक या राजा के अंगरक्षकों का अध्यक्ष होता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंतर्वेशिक की होती थी। इसी तरह से आटविक जो था वो वन विभाग का मंत्री था। वन बड़े महत्वपूर्ण होते थे और वनों से बड़ी महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त होती थी, इसलिए एक वन मंत्री भी बनाया गया था, जिसे आटविक कहा जाता था। तो इस तरह से मित्रों, राजा के जो अधिकारी थे उनके बारे में आपने देखा। आप एक नज़र फिर से डाल लीजिए। ये तीर्थामात्य, प्रधानमंत्री, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, व्यावहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्रि परिषदाध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, पौर, प्रशासता, अक्षपटलक, दौवारिक, अंतर्वेशिक, आटविक, तो ये सब जो है ये केंद्रीय शासन के अधिकारी थे। और इनकी सहायता के लिए और भी बहुत सारे छोटे छोटे अधिकारी हुआ करते थे। तो राज्य के अमात्यों या सर्वोच्च अधिकारियों का उल्लेख जो है वो यूनानी ग्रंथों में भी किया गया है। यूनानी लोग जो है इनको जो मेगास्थनीज ने भारत को 7 जातियों में बांटा था, तो उसमें एक जाति लिखा था उसने काउंसलर्स एंड एक्सेसर्स, यानी तो 7वीं जात जो काउंसलर्स की थी, आप कह सकते हैं कि वो जो राज्य के अधिकारी वगैरह होते थे। इसी तरह अध्यक्ष राज्य की दूसरी श्रेणी के अधिकारी थे, जो है जिन्हें सब मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट कह सकते हैं। तो बहुत सारे और भी थे पद हमें मिलते हैं उस काल के, जैसे सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो है वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। इसी तरह से शुल्काध्यक्ष था। शुल्काध्यक्ष व्यापार संबंधी करों को एकत्र करने वाला व्यक्ति था। इसी तरह से आकाराध्यक्ष था। आकाराध्यक्ष जो है वो खानों का प्रमुख अधिकारी था। और सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष जो था, सूत्र माने क्या होता है, धागा। सूत्राध्यक्ष वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रमुख अधिकारी था। इसी तरह से पंड्याध्यक्ष था। पंड्याध्यक्ष यानी बाजार का नियंत्रण करने वाला। सुराध्यक्ष था। सुराध्यक्ष जो है वो मदिरा से संबंधित उद्योग का अधिकारी था। तो इस तरह से अनेक अधिकारी थे। और भी बहुत सारे अधिकारियों का उल्लेख, जैसे अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र और राजुक, अब जैसे अशोक अपने 5वें शिलालेख में कहता है कि उसी ने सबसे पहले धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जो कि उसका काम क्या था, धम्म महामात्रों का अगर कार्य देखा जाए तो देश में सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक रहें, एक दूसरे से तालमेल बिठा करके रहें, एक दूसरे का अकारण नुकसान न करें। तो इस तरह से जो है धम्म कह लीजिए कि प्रजा के नैतिक मूल्यों की रक्षा का काम धम्म महामात्र करता था। और इसी तरह राजुक एक पद था। तो राजुक या राजुकों का भी उल्लेख है। जो तीसरा बृहद शिलालेख अशोक का, उसमें इसका उल्लेख है। तो इसमें बताया गया है कि लाखों लोगों के ऊपर एक राजुक नियुक्त किया जाता था। वो लिखता है, अशोक अपने शिलालेख में लिखता है कि
तीसरे बृहद शिलालेख और प्रथम और चतुर्थ स्तंभ लेखों में अशोक ये लिखता है कि मैंने अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए राजकों की नियुक्ति की है। ये चौथे स्तंभ लेख में है। तो राजुक जो है वो न्याय वगैरह का काम भी करते थे, लोगों को दंड अथवा पुरस्कार भी दे सकते थे। तो इस तरह से केंद्रीय शासन काफी विशाल था, काफी विस्तृत था। अब आइए हम बातचीत करते हैं प्रांतीय शासन के। प्रांतीय शासन सीधे सीधे राजघराने या राज परिवार के किसी सदस्य के अधीन होता था, यानी प्राय रॉयल फैमिली जो होती थी उसी के व्यक्ति को राज्य की जिम्मेदारी दी जाती थी। प्रांत के भीतर छोटे छोटे क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए राज्यपाल स्थानीय लोगों से लिए जाते थे, ऐसा रोमला थापर का कहना है। तो केंद्र की तुलना में प्रांतों का मंत्रि परिषद अधिक शक्तिशाली था। 5 प्रांतों का उल्लेख होता है हमें, जैसे उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंतीरास जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, इसी तरह से दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। कलिंग प्रांत था जिसे अशोक ने कलिंग को जीता था, जिसकी राजधानी तोशली थी। इसी तरह से मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहां से शासक अपना शासन करते थे। नगर प्रशासन की हम बातचीत करें तो नगर प्रशासन जो है वो, उसके पहले थोड़ा सा हम और आपको बता दें। जैसे हमने कहा कि मध्य देश जो था उस पे जो राजा होता था स्वयं ही शासन करता था। अन्य प्रांतों में राजवंश के राजकुमार यदि उपलब्ध होते थे तो वही जो है वो राज्यपाल के रूप में या प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किए जाते थे। कभी कभी सुयोग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जाता था। जैसे कि एक उदाहरण हमें मिलता है चंद्रगुप्त का, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वैश्य पुष्यगुप्त को सुराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल बनाया था। इसी तरह से अशोक ने यवनराज तुषाश को इसी प्रांत का राज्यपाल बनाया था बाद में। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि केंद्रीय शासन काफी सुगठित था और राज्यपाल को 12,000 पौंड वार्षिक, ध्यान दीजिएगा मंथली नहीं है, मासिक नहीं, 12,000 पौंड वार्षिक वेतन दिया जाता था। तो मित्रों आइए अब हम प्रांतीय शासन की बातचीत करें। प्रांतीय शासन सीधे सीधे राजघराने या राज परिवार के किसी सदस्य के अधीन होता था, ये तो हमने अब देखा ही अभी। और तो प्रांत के भीतर छोटे छोटे क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे, जो कि राज परिवार से प्राय होते थे। ये सब आपने देख लिया। राज्य को 5 भागों में बांटा गया था, ये आपके समझ में आ गया। अब नगर प्रशासन की बातचीत करें। नगर प्रशासन जो है वो, तो मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि नगर प्रशासन 6 समितियों के द्वारा संपन्न किया जाता था। नगर प्रशासन बड़ा महत्वपूर्ण था। और तो नगर प्रशासन के लिए जो 6 समितियां थी, वो समितियां नगर प्रशासन को संचालित करती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जैसा कि मेगास्थनीज का कहना है। और तो ये 5 सदस्यीय समितियां जो हैं वो 6 समितियां थी। पहली समिति का काम था औद्योगिक कला के मामलों की देखरेख करना, इसी तरह से या शिल्प कला कह लीजिए। दूसरी समिति जो थी वो विदेशी यात्रियों से संबंधित थी और विदेशी यात्रियों का आदर सत्कार करना, उनका पंजीकरण करना, ये काम जो है वो विदेशी यात्रियों का। तो इससे समझ में आता है कि कोई भी विदेशी यात्री जब आता था तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए जैसे कि आजकल के समय में बिना वीजा पासपोर्ट के कोई विदेशी जो है किसी दूसरे देश में नहीं जा सकता। तो एक तरह से जो है इनके लिए ये जो समिति थी इनके लिए पास जारी करती थी। वो बिना उसके जो है वो नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, बिना उसके वो घूम नहीं सकते थे। तो इसके लिए आज्ञा लेना आवश्यक था। आप मेरी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें, जो कि मैंने यात्रा वृत्तांतों के ऊपर लिखी है, ट्रैवलॉग्स के ऊपर बनाई है वो वीडियो। तो उसमें मैंने ये उल्लेख किया है कि किस तरह से विदेशी
डिटेल में उल्लेख किया। विदेशी यात्री आते थे, कौन कौन से अधिकारी थे, उनको क्या क्या करना पड़ता था, तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा तीसरी जो समिति थी वो जनगणना से संबंधित थी, जो जनगणना करके कर वगैरह लगाने का काम करती थी। उसके अलावा वो जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना उसका काम था। चौथी समिति जो है वो व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी, वाणिज्य समिति थी। पांचवी समिति उद्योग समिति थी, जो वस्तुओं के सार्वजनिक बिक्री का आयोजन करना इसका काम था। और छठी समिति जो थी वो बिकी हुई वस्तुओं पर कर वसूल करना उसका काम था, जो कि क्रय मूल्य का 10वां भाग होता था। कर समिति जो है वो 10% कर वसूल करती थी, जो बिकी हुई वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर, यानी बिक्री कर वसूल करती थी आप कह लीजिए। तो कौटिल्य के अनुसार नगर का जो मुख्य अधिकारी होता था वो नागरिक कहा जाता था। तो नगर प्रशासन का अपना एक श्रेणीबद्ध संगठन था। नगर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य नगर निरीक्षक या नागरिक था। और रात को नगर में कड़ा कर्फ्यू रहता था। सफाई का काम, आग से बचाव का काम, अकाल के समय सहायता आदि का काम भी नागरिक के जिम्मे हुआ करता था। अब ग्राम प्रशासन की बात करें दोस्तों, तो गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। और गांव जो था वो ग्रामिक के अधीन होता था। ग्रामिक शब्द हमें मिलता है, तो ग्रामिक जो है वो गांव का मुखिया हुआ करता था, जिसे गांव के लोग ही चुनते थे। ग्राम सभा एक होती थी और ग्राम सभा की सहायता से वो गांव के प्रशासन का कार्य देखता था। मतलब गांव से संबंधित जो छोटे मोटे मामले होते थे उनको निपटाने का काम ग्रामीण ही करता था। और राज्य का कर्मचारी अपना काम जो करते थे, संपन्न करते थे, तो उनको वो ग्रामीण और ग्राम सभा उनको सहायता देते थे। तो न्याय वगैरह का काम भी जो है वो ग्रामीण कर लेता था। मतलब जैसे गांव में छोटे मोटे मामले हो जाते थे तो पंचायत वगैरह बुला करके मामला निपटा दिया था। जो बड़े मामले होते थे वही न्यायालयों में जाते थे। अब हम न्याय प्रशासन की बातचीत करें मित्रों, तो न्याय प्रशासन बहुत ही सुस्पष्ट और बहुत ही अच्छा न्याय प्रशासन जो है हमें दिखाई देता है। दंड के संबंध में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि कम, मध्यम व कठोरतम दंड देते समय न्यायाधीश को अपराधी की सामाजिक स्थिति, अपराध का स्वरूप, अपराध का मामूली व गहरा कारण, पिछली व वर्तमान परिस्थितियों, समय व स्थान आदि बातों पर ध्यान रखते हुए न्याय देना होगा। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अपराधी सामान्य जनता या राजकीय परिवार से संबंधित है। इसी प्रकार एक निम्न जाति के सदस्य की तुलना में एक ब्राह्मण को धोखा देने पर दंड कहीं अधिक कठोर है। अशोक मृत्यु दंड को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो अहिंसा का पुजारी हो गया था। वैसे न्याय व्यवस्था कठोर थी। तो राजा ही न्यायपालिका का प्रधान था और अंतिम अपील उसी के पास की जाती थी। फिर भी कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है। धर्मस्थीय न्यायालय, जिसमें दीवानी मामले देखे जाते थे, उनकी सुनवाई होती थी। और इसी तरह से दूसरा जो न्यायालय था कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था, जिसमें आपराधिक या फौजदारी मामलों का निर्णय किया जाता था। तो न्यायाधीशों को, जैसे कि अभी हमने बताया आपको, कि धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजशासन इत्यादि का अध्ययन करना पड़ता था और उसी के आधार पे वो निर्णय करते थे। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था जो है वो उसमें किसी त्रुटि की संभावना नहीं रहती थी। मामलों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती थी। निर्णय करने के पहले लोगों की सामाजिक स्थिति का ध्यान रखा जाता था।
तो दंड नीति कठोर थी। विश्वासघात, व्यभिचार इत्यादि अगर कोई करता था तो अंगभंग भी किया जाता था। जघन्य अपराधों के लिए भीषण दंड थे, जैसे कि अंगभंग और मृत्यु दंड। और जैसा हमने कहा कि अशोक ने बाद में मृत्यु दंड से परहेज किया। तो मेगास्थनीज इत्यादि और साथ ही जो दूसरे यूनानी लेखक हैं उन्होंने मौर्य काल के न्याय व्यवस्था की काफी प्रशंसा की है। सैन्य प्रशासन का जहां तक प्रश्न है, रोमिला थापर के अनुसार सेना को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पुश्तैनी सेना, किराए की सेना और नगर पालिकाओं से संबंधित सेना। वैसे यूनानी स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वारोही थे, 9,000 युद्ध के लिए प्रशिक्षित, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, तो इसको प्रशिक्षित समझिए, प्रशिक्षित हाथी तथा 1,000 रथ थे। तो एक वाहन टुकड़ी और एक जहाजी बेड़ा भी सेना का अंग थे। सैनिकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होती थी, उनको प्रशिक्षित किया जाता था, अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी। एक प्रशिक्षित सैनिक को 500 पौंड मिलता था। तो सेना की देखभाल का जिम्मा 6 समितियों के अधीन था, जो कि क्रमशः आप देख सकते हैं कि पदाति यानी पैदल सेना, अश्व सेना, हस्ती सेना, रथ सेना और नौसेना इत्यादि, और साथ ही साथ जो सेना का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, यानी परिवहन व्यवस्था और राशन पानी रसद की व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभाती थी। राजस्व प्रशासन की बातचीत करें, जो कि किसी भी प्रशासन की रीढ़ होता है। राज्य ही आय का प्रमुख स्रोत, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूराजस्व होता था, जो उपज का 1/6 भाग होता था। कभी कभी 1/4 भाग भी लिया जाता था, जब बहुत आवश्यक हो जाता था, युद्ध वगैरह चल रहा हो, अधिक धन की आवश्यकता हो राज्य को। कम उपजाऊ भूमि होने पर कर जो है वो कम कर दिया जाता था। आय का दूसरा प्रमुख स्रोत, अन्य प्रमुख स्रोत कह लीजिए, वो पथ कर, बिक्री कर, आयात निर्यात कर, मदिरा उत्पादकों पर कर, नर्तकियों पे कर, व्यापारियों पे कर, वन कर, चरागाह कर आदि थे। तो यानी कि अनेक माध्यमों से सरकार को राजस्व की प्राप्ति हुआ करती थी। आयात निर्यात कर जो था उसको प्रवेश व निष्क्राम्य कहते थे। प्रवेश का अर्थ होता था जो कि हम आयात करते थे, और निष्क्राम्य कहते थे जो हम निर्गत करते थे, यानी जो हम बाहर भेजते थे उसे निर्यात कर को निष्क्राम्य कहते थे। तो साधारणतः जो आयात कर था वो 20% होता था की दर से लगाया जाता था। निर्यात कर क्या होता था उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो बहुत सारे व्यापारियों, शिल्पकारों इत्यादि के ऊपर कर लगाया जाता था, जो कि आप देख सकते हैं। और तो एक तरह से नर्तकियों वगैरह पे कर लगाना का मतलब आप कह सकते हैं कि मनोरंजन कर हो गया एक तरह का। वन कर, वन उत्पाद होते थे उनके ऊपर भी कर लगाया जाता था। चरागाह कर आदि भी थे उस समय, जिनका उल्लेख हमें मिलता है। गुप्तचर व्यवस्था की बातचीत करें तो गुप्तचरों को राजा का कान और नेत्र कहा गया। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, जो कि राजा को राज्य में होने वाली समस्त गतिविधियों के विषय में जानकारी देते थे, उसको रिपोर्ट देते थे कहाँ क्या हो रहा है। ये गुप्तचर देश के अंदर, देश के बाहर हर जगह नियुक्त किए जाते थे। संस्था कौटिल्य ने तो विषकन्याओं वगैरह का भी उल्लेख किया है, जिन्हें कि दूसरे राज्यों में या शत्रुओं के यहाँ जो है जिनको प्लांट किया जाता था, जिसे कहते हैं, उनके यहाँ भेज दिया जाता था। आजकल जो हनी ट्रैप शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है, तो उस तरह की भी बात के संकेत हमें मिलते हैं। तो संस्था अर्थात एक स्थान पर रहने वाले गुप्तचर होते थे। संचर अर्थात भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। तो विशाल संख्या में गुप्तचरों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष जो है वो गुप्तचरों के रूप में नियुक्त किए जाते थे। मित्रों, अब हम अपने वीडियो के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि
मौर्य शासक जो थे वो, जैसे कि आपने प्रारंभ के श्लोकों में देखा कि उनका जो उद्देश्य था वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, जिसे हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की बात सबसे पहले कौटिल्य ने ही की थी। कौटिल्य ने एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल दिया है। उसने लोक प्रशासन को राज्य का अनिवार्य अंग बताया है। उसके माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार करना राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त और अशोक, इन दोनों के बारे में हमें काफ़ी पता है। जो हमारे पास स्रोत हैं जिनकी चर्चा हमने पहले की, और इन्होंने बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य किए। तो उन कार्यों की सूची जो इन्होंने किए वो बहुत लंबी है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना, औषधालयों का निर्माण करना, विश्राम गृहों का निर्माण करना, मंदिरों शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना, कुएं खुदवाना, ये सब जो है वो राजा के विभिन्न विभाग करते थे। जो सड़कें थे उनका रख रखाव, उनकी मरम्मत करवाना, और साथ ही साथ चूंकि बहुत सारे लोग यात्रा करते थे, व्यापारी वगैरह यात्रा करते थे, तो सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, विश्राम गृह बनवाना, और मनुष्यों और भोजन, मनुष्यों के लिए भोजन और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, सिंचाई, जैसे हमने कहा कि नहरें कुएं वगैरह खुदवाना, जिसे हमें ये मिलता है कि भाई पुष्यगुप्त जो था वो उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। मेघस्थनीय जो कौटिल्य, इन दोनों से हमें जानकारी। तो जल आपूर्ति के लिए नहरों की व्यवस्था की जाती थी। तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह सुदर्शन झील कहाँ था? गुजरात में गिरनार के पास था। अशोक के समय में यहाँ का जो प्रांतीय शासक था तुषाश्प, उसके द्वारा भी एक झील और एक नहर निकलवाई गई थी, जिसका उल्लेख हमें मिलता है। और तो बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहाँ से नहरें निकाली जाती थी, जहाँ पे कुएं तालाब वगैरह खुदवाए जाते थे, औषधालयों की व्यवस्था की जाती थी। अब हमें विभिन्न प्रकार के चिकित्सकों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे भिषक जो है वो सामान्य चिकित्सक थे, जिसे आजकल फिजिशियन कहते हैं। इसी तरह से विष चिकित्सक थे जो विष का उपचार करते थे। प्रसूति चिकित्सक थे जो प्रसूति से संबंधित मामलों की देखभाल करते थे। तरह तरह की औषधियों की व्यवस्था की जाती थी। वनों में बहुत सारी जड़ी बूटियां वगैरह मिलती थी, उनको इकट्ठा किया जाता था। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो जो मौर्य प्रशासन था, मौर्य प्रशासन ने अपने समय में समाज के प्रत्येक वर्ग के ऊपर जो है ध्यान दिया। लोक कल्याण के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए। और तो बहुत सारी बातें हैं। स्त्रियों वगैरह का काफ़ी आदर किया जाता था जो है वो। इसी तरह से व्यापार वगैरह के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। अर्थशास्त्र में जल एवं स्थल मार्गों का विवरण है, पूरा बड़ा रोचक विवरण है, और उसमें ढेर सारे मार्गों का उल्लेख किया गया। छोटे से वीडियो में सारी चर्चाएं करना मुश्किल है, लेकिन हम मौर्य काल के आर्थिक और सामाजिक जीवन के ऊपर वीडियो बनाएंगे जल्दी, तो उसमें इन सब की हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नई नई वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। और आप चैट बॉक्स में लिखें, आप बताएं आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, तो उस पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।